ग्रह नक्षत्र का खेल है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। 11 प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने देश में कई विषय हैं, लेकिन इन दिनों खासकर अगर हम आज की तारीख में बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो काला धन का मुद्दा है और इस पर अलग अलग तरह से राजनीति की जा रही है। देश की जनता को एक सपना दिखाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपये पहुँच जाएंगे, क्योंकि काला धन वापस आएगा तो बहुत कुछ इस देश में संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो यही कारण है कि आज का जो मुद्दा है वो है काला धन। तो काला धन का मतलब ही होता है इस देश में काफ़ी सारा पैसा है जो बाहर चला गया है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी साहब ने ये वादा किया था देश के सामने कि काला धन लाएंगे और इस देश का भविष्य बनाएंगे। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही लोकप्रिय एडवोकेट हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर यानी टैक्स को लेकर वो काम करते रहे हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबे समय तक एडवोकेट का काम करते रहे हैं। और हमारे बहुत खास मेहमान हैं आज, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं आरसी राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे हमारे सहयोगी संवाददाता राजकुमार सिंह। राजकुमार, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो काला धन को लेकर आज जिस तरह से देश में बहस छिड़ी है, राठी साहब आपसे पहले जानना चाहेंगे कि काला धन को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है और आम आदमी ने जो सपना देखा था, हालांकि बाद में कह दिया गया अमित शाह की तरफ से कि ये तो कहावत थी और चुनाव के समय में बहुत कुछ कहा जाता है। आप जो काला धन का आज जो मुद्दा सामने आया है, लोकसभा में पास हो गया है, ये राज्यसभा में और राष्ट्रपति महोदय के पास जाना है। अब उनका जो अगला कदम होगा वही सब कुछ तय करेगा। आप कैसे देखते हैं काले धन के मुद्दे को लेकर और जो भी कंट्रोवर्सीज है? मैं इस काले धन के बारे में एक नज़र से जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिस मुद्दे को ज़्यादातर अपने भाषण में अपने वक्ताओं को बताया था, अपने जनता के वोटर्स को बताया था, इस देश की जनता को, कि भाई मैं जब काला धन लेके आऊँगा विदेशों में जो पड़ा है तो उस काले धन के अंदर हर एक के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। उस विचार को देखते हुए एक नीति लगती है कि सरकार ने एक जरूर कम से कम कुछ ही समय में 1 साल के अंदर अंदर एक कानून जरूर बनाया है कि काले धन कैसे लाया जा सकता है। मैं इसको काले धन को लाने वाले इस कानून को कानून कहने की बजाय ये कहूँगा ये एक सॉर्ट ऑफ एमनेस्टी स्कीम है। इस एमनेस्टी स्कीम इसलिए है कि इसका जो पहला पोर्शन है उसमें ये लिखा गया है, ऐसा है पहले पोर्शन में कि आप स्वेच्छा से, आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय के अंदर स्वेच्छा से आप डिक्लेयर करो कि मेरे पास विदेशों में इतना काला धन है, आप 30% टैक्स भरो और 30% आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब सवाल ये दूसरा आता है कि उसके लिए कुछ आपको समय दिया जाता है। मैंने कुछ पेपरों में भी देखा और कुछ चीज़ों में देखा कि भाई 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा, 2 महीने में आप डिक्लेयर करो और बाकी के 6 महीने में पे कर दो और आपको ये हो जाएगा। तो हमारे गाँवों का एक जुमला है कि सस्ते में घर बैठे गंगा नहा लो। तो ये एक ऐसी चीज़ हुई है। तो मैं कई बार अपने बच्चों को, उन लोगों को, अपने दोस्तों को, भाई सस्ते में कैसे गंगा नहाई जाती है कि एक बाल्टी के अंदर 2 बूंद गंगा की डाल दो, आपका स्नान हो गया और बोल दो कि सस्ते में मैंने गंगा का स्नान कर दिया। तो ये एक ऐसा प्रोविजन पहला पार्ट बनाया। ये अगर आप पहला पार्ट नहीं ओबे करोगे 6 महीने में तो फिर सरकार आपको क्या करेगी कि 30% टैक्स है और 90% आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि ये स्कीम की अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का क्या होगा कि जिन्होंने टैक्स के साथ में इंटरेस्ट प्रोविज़न किया है। आज हमारे देश के अंदर जो इनकम टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट प्रोविज़न जो लगता है 234A, B और C, ये तीनों जब हम मिलाते हैं तो ये नम की ऐसा हो जाता है कि
टैक्स से ज़्यादा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बनती है। 234A और B एक ऐसे दो प्रोविजन हैं जिसके बारे में इस सेक्शन में कुछ नहीं कहा है। तो 30% के अंदर अगर आप 234A और B दोनों कैलकुलेट करोगे तो ये तो बहुत ही सस्ते में उन्होंने छोड़ दिया है। और जो 30% जो पेनल्टी की है वो अगेन एक एमनेस्टी स्कीम जैसी है कि मिनिमम पेनल्टी हमारे देश में 100% है और 100% पेनल्टी 271C में लगाई जाती है जब हम एक बार गलती करते हैं कंसीलमेंट में, और दूसरी बार करते हैं तो 200% और तीसरी बार करते हैं तो 300% लगती है। लेकिन अगर हम नेताओं की बात करते हैं राठी साहब, तो एक देश के लोगों ने छवि बना ली है कि ज़्यादातर नेता जो हैं उनके पैसे काला धन है और विदेशों में है। आपको क्या लगता है कि वाकई उसके आने से, इस कानून के बन जाने से उसको लाने में सहूलियत होगी? ये कहा गया है कि विदेशों के अंदर नेताओं के पैसे हैं। अभी तक कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया है कि जिनका विदेशों में ज़्यादा पैसा है। और उस विदेशों के पैसे के अंदर नेता के ऊपर कानून कैसे लग सकता है जो खुद कानून बनाता है। हमने अभी पीछे में कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां नाम कि इस देश के बड़े आइकॉनिक हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, जिनके उनके ऊपर कानून बहुत पीछे लगता है और पकड़ भी लेता है तो हायर कोर्ट में वो बड़े आज़ादी से छूट जाते हैं और जब तक उनकी उम्र पूरी हो जाती है तब तक एक केस लॉ कोर्टों में ही चला जाता है। और अंत में हमने जितने भी कोर्ट लॉ थे उनका अंतिम फैसला क्या हुआ? अंतिम फैसला नेगेटिव ही रहा। तो सो फार पॉलिटिशियन इज कंसर्न, अगर राजनीति इनका पैसा लाना, मैं जहाँ तक समझता हूँ विदेशों से, कि हवा के अंदर मक्खन बनाने जैसा है। तो इस चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि हवा के अंदर ये मक्खन प्राप्त करने की कोशिश करें। दूसरे जो लोग हैं जिनको हम कहते हैं आइकॉनिक और बहुत ही नामचीन लोग होते हैं, जिनके चेहरे हम जनरली टीवी में देखते रहते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, उनसे भी पैसा वसूल करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनके पास इतनी कानून की बड़े बड़े वकील और वकीलों की फौज होती है। वो सच को झूठ और झूठ को सच और सच और झूठ के बीच में ऐसे घुमा देते हैं कि काफ़ी ज़िंदगी का टाइम उसी में निकल जाता है सच को फाइंड आउट करने में। तीसरे वो लोग हैं जो बेचारे नॉर्मल आदमी होते हैं, कानून को पालन करते हैं, पर उन्हें कानून में कहीं फ़ायदा नहीं लगता है, तो उनको जब हम पूछते हैं कि तुम्हारी इनकम में से तुम पैसा दो, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। वो अपने हार्ड इनकम को देना नहीं चाहते हैं, फिर चाहे वो विदेशों में लेके जाएं, चाहे वो इस देश के अंदर कहीं भी वो छुपा दें। वो लोग होते हैं, वो शायद हो सकता है कि इसके गंगा के अंदर डुबकी लगा देंगे कि चलो अभी ये कानून आ गया है, बहुत सस्ता कानून है, 30% के अंदर टैक्स भी भरना है और हमारा इंटरेस्ट भी आ गया और पेनल्टी भी 30% है, तो बहुत ही कम चार्जेस हैं। कुल मिलाकर अगर हम छूट जाएंगे। पावरफुल है, समर्थ है, तो आपको राहत मिल सकती है। राठी साहब, आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। न्यूज रूम में चलते हैं, हमारे संवाददाता राजकुमार सिंह हमारे साथ हैं। राजकुमार, ये जो कानून बनने की बात सामने आई है कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, जबकि बहुमत नहीं थी मोदी सरकार के पास, फिर भी पास हो गया और राष्ट्रपति महोदय के पास इसको भेज दिया गया है। ये बताइए आने वाले दिनों में कि आम आदमी ने जो सपना देखा था काले धन को लेकर, कि अगर काला धन आता है, हालांकि कानून बन रहा है, लेकिन ये जो आम आदमी को जो सपना दिखाया गया था उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या आम आदमी को भी महसूस होगा कि वाकई कुछ फायदा होगा? जी, आपको बताएं, सबसे पहली चीज जो बात कानून को पास करने की है या लोकसभा और राज्यसभा में इसका विरोध भी बहुत ज्यादा इसलिए नहीं किया गया कि पता है जो भी पार्टी इसका विरोध करेगी कहीं ना कहीं उसके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में इसको तो पास कर लिया गया। अब ये कानून बनेगा, कानून बनने के बाद जब ये लागू होता है तो दो चीजें होती हैं। पहली तो देश में धन आएगा, ये सियोरिटी है, लेकिन जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, ये शायद नामुमकिन है। क्योंकि पहली चीज तो जिस तरीके से अभी वकील साहब ने कहा कि ये वो चीज की तरह है कि आपके पास पानी ज्यादा है तो उसमें 2 बूंद गंगा जल डालिए और ये भी पवित्र हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये है कि काला धन आएगा, फायदा होगा, लेकिन उसका फायदा जनता को कितना होगा ये बड़ा मुश्किल है कहना अभी भी। दूसरी चीज, जिस तरीके से नियम और कानून के तौर पर इनको बनाया जा रहा है कि आपको, अगर आप अपने से बताते हैं तो आपको 30% उसका टैक्स देना होगा और फिर 30% पेनल्टी होगी बाद में, फिर अगर कानून के तहत पकड़ा जाएगा तो 30 और 90 का एक रेशियो दिया गया है। लेकिन अगर इस दोनों के बाद भी आपको नहीं पकड़ा गया तो फिर क्या? उसके लिए कोई कड़ा कानून या कुछ चीजें भी सामने निकल कर नहीं आई हैं। दूसरी चीज, अगर ये पैसे आते भी हैं, क्योंकि
काला धन नाम लेने के बाद हर किसी के जिक्र में ये जहन में एक बात आती है कि नेता, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके काले धन मार्केट में रखे हुए हैं, जिनके काले धन इंडिया के साथ साथ स्विट्जरलैंड और तमाम देशों में रखे गए हैं। और मुझे लगता है कि नेताओं के से ज्यादा यहाँ पर उद्योगपतियों के हैं। आज भी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सुब्रतो राय का मामला था जहां पर उनकी जमानत नहीं हुई। फिलहाल वो एक लेन देन की दूसरी कहानी, लेकिन उसमें एक चीज और आई कि जो आयकर विभाग, इनकम टैक्स है, उसके वकील ने कहा है कि इनके ऊपर भी आयकर विभाग का एक बड़ा अमाउंट बाकी है। और यहां आप समझिए कि सिर्फ उनके पास 82 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट बाकी पड़ा है। तो इस तरीके से जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी काले धन को में एक बड़े नाम पर हैं, जिसमें कुछ जो वकील जी ने कहा कि टीवी के नामी चेहरे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद कोई नहीं जानता। तो इस तरीके से काले धन पर कानून बन रहा है, लेकिन उस कानून से जनता को कितना फायदा होगा या उससे लोगों को कितना फायदा होगा, ये बड़ा कहना भी मुश्किल है। जी लेकिन अगर हम वकील साहब आम आदमी को समझाने की कोशिश करें कि काला धन कानून जो बन रहा है, इसको लेकर आम आदमी को किस तरह से हम जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कैसा कानून है? ये काला धन विदेशों में है, क्या इस देश में काला धन नहीं है? अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें कि इस देश में काला धन ज़्यादा है या विदेशों में काला धन ज़्यादा है, तो ये भी अपने आप में एक डिबेट है। ये जो स्कीम निकाली है, जो विदेशों में काला धन है उसके लिए निकाली है। और अभी जैसे हमारे सहयोगी भाई ने कहा कि भाई काला धन के लिए 30% और 90%, उसके बाद में क्या, उसके बाद में उन्होंने जेल का प्रोविजन रखा है। और उसके बाद में ये रखा है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में है उसका नाम की कुर्की करके मतलब ऑक्शन किया जाएगा। और ये क्या है, मैं यहाँ एक सवाल ये रेज करता हूँ, ये तो इनकम टैक्स एक्ट में भी है कि अगर कोई आदमी कंसीलमेंट ऑफ इनकम करता है और उसके कंसीलमेंट ऑफ इनकम के लिए कई ऐसे प्रोविजन जहाँ 2 साल की जेल रखी हुई। परंतु मेरा एक ही सवाल है, आज दिन तक इनकम टैक्स एक्ट जब से बना है तब से लेकर आज तक क्या कोई कंसीलमेंट नहीं हुआ? अगर कंसीलमेंट हुआ है तो कितने लोगों को जेल मिली है 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए? अलग अलग सेक्शन के अलग अलग प्रोविजन है। ये आज दिन तक मैंने नहीं सुना है अभी तक कि भाई इसको कंसीलमेंट इनकम करने के लिए 6 महीने की या 2 साल की जेल मिली है। केस चलते रहते हैं और बाद में सेटलमेंट में जाके और ये टैक्स और पेनल्टी इंटरेस्ट भर के और सेटल हो जाते हैं केस। बनाया ही सेटलमेंट इसके लिए। ये भी आखिर आगे चल के ऐसा होगा कि विदेशों में पैसा पड़ा है क्या। परंतु जनता के लिए एक जरूर अच्छी चीज़ है कि कम से कम इस सरकार ने 1 साल के बाद कुछ तो इसकी तरफ ध्यान दिया, ब्लैक मनी की तरफ। बाकी के आज दिन तक जितनी भी सरकारें बनी है देश की आज़ादी के बाद, किसी ने भी इतने जल्दी समय में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिसके अंदर एक विचारधारा बने कि जो उन्होंने वोटिंग के टाइम, इलेक्शन के टाइम कहा है उसकी तरफ एक प्रयास किया है। ये प्रयास कितना सफल होता है ये हमें उन्हें एक समय देना पड़ेगा। हो सकता है इस समय के अंदर वो सफल भी हो जाए। अगर वो सफल होते हैं तो हम ये कहते हैं कि कितने सफल हुए, परंतु फिर भी गंगा का पानी डाल के भी अगर स्नान हो जाता है तो अच्छी बात है। हम हमारी भावना में कायम रहे और जब तक आस्था है और ये है तब तक हमारे कायम रहना चाहिए। उम्मीद पर दुनिया टिकी है, लेकिन आम आदमी को लेकर इस देश में काफ़ी आंदोलन किए गए हैं, काफ़ी सपने दिखाने की बात की गई है। काला धन के ऊपर कानून बन रहा है। ऐसे में हम जानने की कोशिश करें कि मुंबई के जो लोग होते हैं, देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई का हर नागरिक बहुत ही जागरूक होता है। काले धन को लेकर मुंबई की जनता क्या सोचती है, हम सबसे पहले सुनते हैं कि वाकई उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सुनते हैं मुंबईकरों को। ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए क्या यह कानून कारगर होगा जो कल राज्यसभा में पारित हो गया? आइए जानते हैं इस पर मुंबई के जनता की क्या राय है। काले धन के लिए वापस लाने के लिए उन्होंने जो कानून पारित किया है बहुत ही अच्छा कानून है। देखिए, जो ये अभी कानून बनाया मोदी सरकार ने, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। मोदी भी क्या लेके आया, कुछ भी लेके नहीं आया, उल्टा महंगाई बढ़ गया और बस का भाड़ा बढ़ गया। आम जनता क्या कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि एक ही बंदा है जिस पे विश्वास किया जा सकता है और वो है नरेंद्र मोदी जी। वो जल्द से जल्द लागू भी हो जाना चाहिए जिससे हमारे देश की उन्नति बढ़े और काला धन जो कि बाहर है वो वहाँ से यहाँ आए। इतना तो नहीं लगता है कि कारगर होगा। मोदी जी लाने को टाइम लगेगा, मगर हाँ होएगा, जरूर होएगा, मगर टाइम लगेगा उसके लिए। ब्लैक मनी के इस नए कानून को लेकर मुंबई की जनता में जहां एक तरफ उत्साह का माहौल है तो दूसरी तरफ कुछ लोगों में निराशा की भी किरण देखने को मिल रही है। कैमरामैन राजीव बारोट के साथ मैं अब्दुल हकीम हाशमी, लेमन न्यूज़। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है मुंबईकरों की। राजकुमार, हर तरह की प्रतिक्रिया आई है, लेकिन जो सबसे अहम है कि मोदी साहब पे जो भरोसा है, ज्यादातर भरोसा लोग जताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई इस भरोसे पर मोदी सरकार खरी उतरेगी?
देखिए, मोदी सरकार खरी उतरेगी या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन एक मोदी फैक्ट जो है वो ये है कि मोदी सरकार आने के बाद, मोदी के प्रशासन में मोदी सरकार आने के बाद से वहां पर महंगाई बढ़ी है, लेकिन अभी भी जो युवा वर्ग है या जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मोदी की बुराई करने से बच रहे हैं। जो मिलीजुली प्रतिक्रिया जो देखी उसमें ये कहा गया कि मोदी सरकार के आने से महंगाई बढ़ी है, और ये सही भी है। रेल किराए हो, बस किराए हो, या कुछ और तमाम चीजें जहां पर महंगाई दिखी। हालांकि ये मोदी सरकार का ये कहना है कि जो पिछला हिसाब किताब था उसमें इतनी ज्यादा परेशानियां हो गई थी कि इसको सारी चीजों को एडजस्ट करने में थोड़ी महंगाई आएगी, लेकिन फिर भी लोगों का जो एक विचार है वो आज भी बीजेपी ना कि बल्कि मोदी को लेकर पॉजिटिव बना हुआ है। दूसरी चीज, महंगाई कितना कायम होगी या कितना उस पर लगाम लगेगी ये तो समय पर निर्भर है, क्योंकि तमाम चीजें जो है आजकल बाजारों पर निर्भर हो चुकी हैं। जैसे तेल की चीजें जो है, मोदी सरकार आई, मोदी सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो लगातार गिरावट देखी गई उसको लोगों ने मोदी सरकार ही समझा कि सरकार आने के बाद, क्योंकि ये हर आम इंसान को नहीं पता होता कि जो तेल के कच्चे तेल की कीमतें हैं वो सरकार नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर डिपेंड होता है। दूसरी चीज, जो महंगाई लगातार बढ़ रही है या जो चीजों में कुछ गिरावटें हुई है, इसको देखते हुए लोग मोदी सरकार से सहमत भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि जनरली एक बेसिक चीज जो होती है वो बस का किराया है, लोगों की डेली के अनाज के खर्चे हैं, और जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए मोदी सरकार कहीं ना कहीं वो इफेक्ट अपना खो रही है जो लोकसभा चुनाव से पहले थी। बिल्कुल। आने वाले समय में अभी कुछ प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी सरकार मेहनत कर रही है। हालांकि एक छुट्टी से लौटने के बाद राहुल गांधी के भी तेवर एकदम बदले हैं। जिस प्रकार से मोदी सरकार के ऊपर एक के बाद वो लगातार हमले करते जा रहे हैं, और कुछ तो उनके ऐसे भी बयान आए जिसको सुनकर ये यकीन करना मुश्किल हो जा रहा है कि ये राहुल गांधी का ही बयान है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले वो लोकसभा में आराम से बैठे हुए नजर आते थे, शांत रहते नजर आते थे, और कभी कभी तो उन्हें सोया हुआ पाया गया था। लेकिन इस वक्त के जो उनके तेवर हैं, जो बदले अंदाज हैं, उसे देखकर अब एकदम यकीन नहीं होता कि ये राहुल गांधी वही हैं जो लोकसभा चुनाव से या आज के 2 साल पहले थे। बिल्कुल। दूसरी चीज, मोदी सरकार की महंगाई की जो बात है, जिस तरीके से दूसरे देशों से व्यापार पर तेजी देखी जा रही है, हालांकि भी तुरंत में नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर हैं, कई आईटी सेक्टर में लेकर और आपके एक दो दूसरे विभागों को लेकर वो वहां से व्यापार की बातें कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर उनका निवेश होता है, जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई है, तो प्रोजेक्ट तमाम है बड़े बड़े, अभी कह सकते हैं कि सपने के तौर पर जो मोदी सरकार ने दिखा रहे हैं, जो चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो सक्सेस होती हैं तो ये सही है कि मोदी सरकार एक बड़ा नाम कायम करेगी। लेकिन अगर ये वादे सिर्फ वादों में ही रह गए तो शायद मोदी सरकार भी और सभी सरकारों की तरह सेम साबित नजर आएगी। बिल्कुल, वाकई सरकार के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, राठी साहब, कि जब विपक्ष कहता है कि बेगुनाहों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा, तो बेगुनाह कौन होता है जो गलती नहीं करता है? अगर आप काले धन के मामले को लेकर पकड़े जाते हैं तो आप बेगुनाह कैसे हुए? ये गुनाह हमारे देश में कानून के हिसाब से है, इसे आर्थिक गुनहगार कहते हैं। आर्थिक जो गुनहगार होते हैं उसके ऊपर इतनी हार्डशिप नहीं होती है, उनके ऊपर जो हार्डशिप लगाई जाती है वो इंटरेस्ट और पेनल्टी की लगाई जाती है, जिसके कारण वो आर्थिक वे से उसे मारा कैसे जाए, ये एक बड़ा मुद्दा होता है। तो मेरे हिसाब से इनको कोई ऐसा जेल में डालने का, जैसे बताए कि भाई 6 साल वो जेल में रहेंगे, कभी 10 साल का प्रोविज़न आ रहा है कि भाई जेल में रहेंगे, और इस कानून के अंदर जेल में रहना इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि केस ऊपर से ऊपर चलते रहते हैं, और हमारे कानून के जूरिस्प्रूडेंस के अनुसार हमें उन्हें इक्वलिटी देनी पड़ती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देना पड़ता है, क्योंकि हमारा लॉ क्या कहता है कि लेट द 100 wrongdoer may excuse but not a innocent person should be punished, तो उसे पूरा चांस देना पड़ता है। और दूसरा, मैं आज नरेंद्र मोदी जी का ही जुमला वापस कहता हूँ, वो हमेशा अपने भाषण में जनता को कहते थे, और वो हमेशा यूपीए गवर्नमेंट को कहते थे एक्ट नहीं एक्शन चाहिए, परंतु आज मैं जब ये देखता हूँ तो मुझे वापस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप भी तो हमें एक्ट ही तो दे रहे हो, ये काला धन के ऊपर क्या दिया है, एक्ट दिया है, अब आप एक्शन बताइए। एक्शन आपके लिए आपने 6 महीना नक्की किया है, 6 महीने में हमें बताइए कि वॉलंटरली कितने लोग ये डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद में आप क्या एक्शन लेते हो जिन्होंने काला धन विदेशों में छिपाया। पहले आप विदेशों को कीजिए, उसके बाद देश में कहाँ से आता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि देश में इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, और उसकी उत्पत्ति इसलिए होती है जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो विभिन्न भागों से बटे हुए हैं। जो आज हमारा जीएसटी का कानून आ रहा है वो मुझे एक समझ में नहीं आ रहा कि इतना अच्छा कानून होते हुए विपक्ष के लोग उसे क्यों नहीं मंजूर करते हैं। जब वो खुद सत्ता में थे तब वो जीएसटी लाना चाहते थे,
आज वो सत्ता में नहीं है तो इसको अपोज कर रहे हैं। तो हमारी एक जरूर विनती होगी कि वह केवल अपोजिशन वाले केवल अपोजिशन के लिए नहीं करें, वो उनको एक सुपरवाइजिंग करें कि तुमने जो वादे किए हैं उन वादों का क्या हुआ, जो वो वादे नहीं कर पाते उन वादों को पार्लियामेंट में रिमाइंड कराएं। केवल ये अपोजिशन नहीं करें कि भाई इसमें ये कमी है, क्योंकि 5 साल किसी ने नहीं दिया, इस देश की जनता ने उन्हें दिया है और उन्होंने लोकसभा के अंदर फुल मेजोरिटी दी है। तो जो भी कानून बनाना चाहते हैं उन्हें बनाने में हेल्प कीजिए। अनलेस एंड अनटिल कोई कानून एकदम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के विरुद्ध में हो तो वहाँ जरूर आप अपोज कीजिए, परंतु जिस कानून को आप चाहते थे अगर उस कानून की कुछ प्रावधान आपके हिसाब में मन मुताबिक नहीं है फिर भी आप अलाउ कीजिए और 5 साल इसे फुल राज करने का दीजिए। फिर हम 5 साल के बाद में देखेंगे मोदी सरकार ने एक्ट बनाया या एक्शन किया, क्योंकि 5 साल किसी भी चीज़ के लिए कम से कम चाहिए ही चाहिए उस सरकार को अपनी एबिलिटी शो करने के लिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा राठी साहब, तो क्या आपको लगता है अगर पूरी तरह से एक्शन लिया जाता है सरकार की तरफ से तो देश की तस्वीर और तकदीर बदलेगी? हाँ, अभी ऐसा उम्मीद लगता है कि 60% ऐसा लगता है कि जब कानून बनता है तो कुछ दिन के लिए लोगों को नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि इस कानून से कैसे बचा जाए, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नमकी कानून को लागू करने के बाद में वो रास्ता ही छोड़ देते हैं और कोई नया रास्ता पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक ये होगा कि कुछ कानून बनाए, कुछ लोग जरूर डरेंगे, और अगर ये होगी कि उनकी नीति तो सही है कम से कम कानून लाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, परंतु एक दुख की बात है हमारे देश के अंदर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि लोकसभा में आपकी भले मेजोरिटी है, राज्यसभा में आपको फिर उन्हीं पॉलिटिशियन के पास जाना पड़ता है जो खुद इस कानून के कटघरे में हैं, जो खुद इस कानून के तोड़े हुए हैं। फिर एक जो समझौते होते हैं अंडर द टेबल वो बहुत भयानक होते हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कई अच्छे कानून भी पास नहीं हो पाते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में। फिर भी मोदी सरकार ने इस कम समय में पार्लियामेंट के अंदर अपनी मेजोरिटी नहीं होते हुए भी कई बिल पास करवा दिए। ये एक तारीफ का विषय जरूर है। तो ठीक है, कुल मिला के कहा जा सकता है कि वाकई उम्मीद जो है जिंदा है। राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये जो सरकार ने फैसला लिया है काले धन के ऊपर कानून बनाने को लेकर, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि वाकई देश को एक नया उम्मीद से रिश्ता जोड़ने का मौका मिलेगा? जी, आपने उम्मीद की बात कही तो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी उम्मीद का उदाहरण इस वक्त नरेंद्र मोदी है। लोगों की लगातार 10 साल के शासन के बाद जिस तरीके से मोदी को एक बड़ा समर्थन मिला, हर किसी को शायद विश्वास नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अकेले ही लोकसभा को उतनी सीटें मिली जितने की खुद शायद बीजेपी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। तो जो उम्मीद होती है वो एक बड़ी चीज होती है और उम्मीद के आधार पर ही आगे लोगों को सफलता मिलती है। दूसरी चीज, एक चीज कही गई, अभी वकील साहब ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में जिस तरीके से जो एक परिणाम आए थे बीजेपी को लेकर, वो एक अद्भुत थे, एक अलग थे। दूसरी चीज, जो विपक्ष है, विपक्ष का काम था, अगर आप जीएसटी लाना चाहते थे कांग्रेस के शासनकाल में और उस वक्त नहीं ला पाए, तो अगर आप बीजेपी लाती हो तो आप विरोध क्यों करते हैं? जो संविधान बनाया गया है अगर उसकी बात करें तो विपक्ष का एक ये मुद्दा होता था कि जो पक्ष में बैठे वो अपनी मनमानी ना करे, वो अपने एक रास्ते से भटकने ना पाए। लेकिन जो राजनीति चल रही इस वक्त की, जो आजकल की राजनीति है, वो बड़ी अलग टाइप सी हो गई है और अब वहां पर हालात ये हो गए कि विपक्ष का सिर्फ एक काम रह गया है कि लोग जो हैं, जो जिस तरीके से विपक्ष सत्ता पक्ष काम करता है उसमें रोड़ा पैदा करना, कहीं ना कहीं उसको गलत दिखाना। अब जब काला धन जिसको कांग्रेस पिछले 10 सालों में नहीं ला सकी, अब बीजेपी उस पर जो भी कानून बना रही है उसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा ये समय बताएगा। लेकिन फिर भी अब कांग्रेस के कुछ ही नेताओं का ये कहना आया है कि इससे कुछ लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इससे पहले काले धन को लाने को लेकर शायद पुरानी सरकार भी काफी अपना दमखम आजमाई थी, लेकिन शायद उसको लाने में नाकाम साबित हुई। लेकिन जिस तरीके से इस बार एक नया कानून बनाने की कोशिश की जा रही है और शायद अगर लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, सिर्फ राष्ट्रपति के मुहर की अंतिम एक बाकी रह गई है, तो अगर वो वहां से भी बिल बनता है तो कुछ ना कुछ तो फायदा इसका जरूर होगा। बिल्कुल नहीं होगा तो जो आने वाले समय में लोग अपना काला धन छुपाने वाले हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो विदेशों में हो, लेकिन इस डर की वजह से कुछ लोग डरेंगे। और एक जो दूसरी चीज वकील जी ने कही कि 5 साल में 2-4 साल में इसके नए जुगाड़ ढूंढ लिए जाते हैं, दूसरा रास्ता ढूंढ लिया जाता है। या तो कुछ लोग हैं जी, या तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रास्ते पे चलना बंद कर देते हैं या तो एक नया रास्ता ढूंढते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो काले धन को रखने में डरेंगे क्योंकि एक कानून बन जाएगा। बिल्कुल, हालांकि कोई एक बड़ा जुर्म नहीं है, आपने लोगों ने वही पैसे रखे हैं जो उनके कमाए हुए हैं, लेकिन
अगर आपके देश का संविधान ऐसा कुल है, मिलाकर टैक्स को लेकर मामला है जी। और टैक्स को अगर आप नहीं चुकाते हैं तो कहीं ना कहीं से अन्याय करते हैं। लेकिन जी। वकील साहब, ये एक नया विवाद आ गया कि जेटली साहब पर लगातार सवालों की बौछार कर रहे हैं राम जेठमलानी जी। इस विवाद को कहीं से इस कानून के ऊपर खतरा भी हो सकता है, इस विवाद को लेकर अगर हम देखें तो। नहीं, जेठमलानी जी के जो सवाल हैं वो कानून के लेके नहीं, मैंने अभी कुछ देर पहले ये पॉलिटिकल है। हाँ, वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहे जी। हैं। दूसरा, मैं उनके सवालों में इंफॉर्मेटिव ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि भाई DTTA का क्या हुआ, अगर उसमें होगा तो क्या कानून लगेगा। ये एक इंफॉर्मेटिव मैटर्स जो हैं वो ये मांग रहे हैं, तो उसके अंदर कई बार ऐसा लगता है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि काला धन, मेन मुद्दा क्या है, अपना उद्देश्य क्या है कि काला धन कितना आना है। अभी हमारा एक्ट जल्दी से जल्दी पास हो, 2 महीने तक हमें ये देखना है कि कितने लोग स्वेच्छा से सामने आके भरते हैं और 6 महीने में वो कितना हम धन ला सकें। तो हमको 50% पहले से मालूम, जैसे एक स्टोरी होती है, इंटरवल की पहले की स्टोरी 6 महीने की है, 6 महीना हमें शांत रहना है, देखते हैं कि कितना आता है। फिर यही चीज रहेगी कि ये कितने सफल रहे, कितने असफल रहे और कितनी उनकी मैंने। जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अपना एक्शन करे उसमें 100% उस एक्ट में सफल हो, लेकिन हमें तो उसकी मंशा होनी चाहिए कि मुझे इसमें सफल होना है, और ये अगर हो जाते हैं तो ये एक अच्छी चीज है। नहीं है तो प्रयास अच्छा है, और इस प्रयास के ऊपर कुछ दिन हमें रखने चाहिए कि कितना धन लाके देते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि उसने DTT में क्या किया और ये क्या किया, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा काला धन आए। बस सरकार की मंशा जो है वो देश के सामने है। अब आने वाले समय में हमें थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा ताकि पूरी जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से आगे बढ़े और वाकई ये जो कानून बने वो ठोस बने। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राठी साहब। राजकुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो काला धन को लेकर इस देश ने एक उम्मीद पकड़ रखी है, एक सपना देखा है और सरकार ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि वाकई इस फिल्म के पूरे क्लाइमेक्स के बाद क्या समझ में आता है उसको देखना बहुत ज़रूरी होगा और उसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।